So hello everyone, good morning. In the previous lecture, you have learned what is cash flow statement and what are the activities in the cash flow statement are there. So हम लोग ने एक एक्टिविटी देखा था दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड अगर होगा तो आपको लेना है यहाँ पे। उसमें भी दो मेथड मैंने बताया था, एक डायरेक्ट मेथड था और एक इनडायरेक्ट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में हम लोग ने एक एग्जाम्पल भी देखा था, हम लोग को इनडायरेक्ट मेथड का एग्जाम्पल देखना है। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग जो देख रहे हैं दैट इज इनडायरेक्ट मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको बताया है कि प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000 आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स। दैट मीन्स नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, नेट प्रॉफिट कैसे मिलता है आपको? इनकम ऐड करते हो, एक्सपेंसेस माइनस करते हो, जितने भी टाइप्स के एक्सपेंसेस होंगे वो आप माइनस करते हो तो यू विल गेट अ नेट प्रॉफिट ओवर ईयर। जैसे ही आपको नेट प्रॉफिट मिला, आप क्या करोगे, वो नेट प्रॉफिट में से आपको यहाँ पे लेना है एंड उसमें से ये सब एक्सपेंसेस जो है, देखो आपको बोला है आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब ये चारों आइटम आपने यहाँ पे ली हुई है। डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, अमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, अमोटाइजेशन मतलब ये जो इंटेंजिबल एसेट होता है वो, इंटेंजिबल एसेट पे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसको अमोटाइजेशन बोला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद आपको बोला है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये सब चीज़ में पैसे नहीं जाते हैं, इधर भी पैसा नहीं जाता है, तो पैसा नहीं जा रहा मतलब एक्सपेंसेस नहीं हो रहा है, फिर भी आपने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे नहीं एप्लीकेबल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पैसा कितना आया वो चेक कर रहे हैं, ये सब नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। तो आप लोग क्या करोगे, फिर भी आपने एज ए एक्सपेंसेस उसको माइनस कर लिया इनकम में से, तो अभी आप इसको एड बैक करोगे। आप क्या करोगे, 2,50,000 में से ये आपको ये तीनों चीजें ऐड करनी है। दैट इज योर 7,000, 5,000, दैट इज योर 12,000 एंड 10,000, 22,000, मतलब ये तीनों चीजें आपको ऐड करनी है। मतलब 2,50,000 में से आपको ये 22,000 ऐड करना है, सो यू विल गेट अ 2,72,000। ठीक है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे बोला हुआ है कि ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, ये आपने लैंड बेचा और वहां से आपको प्रॉफिट हुआ, क्या ये आपके बिजनेस का प्रॉफिट है? लैंड खरीदना और बेचना क्या आपका बिजनेस है? अगर आप बोलते हो कि लैंड खरीदना और लैंड बेचना आपका बिजनेस है, तो ये आपका बिजनेस का इनकम है, तो आप कुछ भी नहीं करोगे, हाथ नहीं लगाओगे। लेकिन आपका बिजनेस कोई और है, जैसे कि स्टेशनरी है, ग्रोसरी है, दूसरा आइटम है, और आपके पास एक लैंड पड़ा हुआ था, वो भी आपने बेच दिया, तो बेचने के बाद अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, फिर भी आपने उसको एज अ रेवेन्यू इनकम ऐड कर दिया है ऊपर। तो ऐड कर दिया तो अभी आप क्या करोगे, लेस करोगे। तो हम लोग यहाँ पे जो टोटल लिया था दैट इज 2,50,000 का जो मेरा टोटल था, उसमें से ये तीन चीजें ABC का जो आइटम है वो मैंने ऐड किया था। तो मुझे कितना आंसर आया, 2,50,000 में 10,000 ऐड किया, 2,60,000, उसमें से ये 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, तो 2,72,000 मुझे आया। और वो 2,72,000 में से आपको ये 3,000 माइनस करना है, दैट इज योर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, क्योंकि ये मेरा बिजनेस नहीं है, बिजनेस का इनकम नहीं है, तो आपको यहाँ से लेस करना है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये फॉर्मेट है, इसका सोल्यूशन का फॉर्मेट है। देखो, प्रॉफिट लिया है ये लोग ने, 2,50,000 प्रॉफिट लिया है, फिर ये लोग ने अलग अलग ऐड किया है, हम लोग को अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग साथ में भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करोगे तो साथ में आपको 2,72,000 आपको टोटल आएगा। तो उसमें से आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड माइनस करना है, दैट इज अ 3,000 सॉरी। जैसे आप 3,000 माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम, नेट कैश फ्लो फ्रॉम मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको मिल जाएगा, दैट इज 2,69,000। इसके बाद हम लोग को वर्किंग कैपिटल चेंजेस देखना है कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सो 2,69,000 को आपको रखना है। उसके बाद आप क्या करोगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देखो, मैंने आपको बताया था वर्किंग कैपिटल में चेंजेस मतलब करंट एसेट में चेंजेस और करंट लायबिलिटी में चेंजेस। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपका करंट एसेट कम होता है तो आपको ऐड करना है। अगर आपने इतना चीजें भी याद रखी ना, बाकी से अपोजिट करते जाओ आप। जैसे कि करंट एसेट अगर आपका कम हो रहा है तो आपको ऐड करना है, इतना अगर आपको पता चल गया तो उसके बाद आप अपोजिट भी लगा सकते हो। हाँ, मेरा अगर करंट एसेट बढ़ेगा तो मुझे लेस करना है, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा मेरा तो ऐड करना है, करंट लायबिलिटी कम हुआ तो मुझे लेस करना है। अगर आपको ये लॉजिक पता है तो भी अच्छी बात है, अदरवाइज ये आप याद भी रख सकते हो। लेट्स सी, हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। आपको बोला है डेटर्स, अभी डेटर्स मेरा करंट एसेट है, करंट एसेट है, तो हम लोग देखते हैं पहले क्या होता है। करंट एसेट का टोटल आपको यहाँ पे बताया कि ओपनिंग कितना था 2018 का। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको यहाँ पे क्या करना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है, भले आंसर आपका कोई भी आने दो। आपका ओपनिंग कितना था और क्लोजिंग कितना है, वो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जैसे ही आपको बोला है डेटर का अमाउंट, अगर आपको पता चला कि डेटर का अमाउंट ओपनिंग कितना था, 12,000 था, ओपनिंग मेरा 12,000 था, जब जाके मैंने एंड ऑफ द ईयर चेक किया तो 15,000 हो गया, मतलब मुझे कस्टमर से पैसे आए नहीं, पैसा बढ़ गया। देखो
मतलब इसका मतलब क्या है, ओपनिंग कस्टमर से मेरे पास 12,000 रिसीवेबल था, इट वाज रिसीवेबल फ्रॉम माय कस्टमर दैट इज 12,000 रुपीज, बट कस्टमर से मुझे कितना रिसीव हो गया और रिसीव होने वाला है 15,000 बोला है, मतलब ईयर एंड में जाके चेक किया तो 3,000 बढ़ गया, मतलब मेरा इंक्रीज इन डेटर हुआ। इंक्रीज इन डेटर मतलब पैसा आया क्या आपके पास, नहीं पैसा नहीं आया। इंक्रीज इन डेटर मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको लेस करना है, पैसा तो आया नहीं लेकिन सामान चला गया मेरे यहाँ से, सामान गया तो लेस करो, अगर आपके पास से सामान चला गया है तो आप यहाँ से लेस कर दीजिए। सो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि डेटर्स, ये जो 12,000 मेरा ओपनिंग था, क्लोजिंग मेरा 15,000 हो गया, मतलब इंक्रीज इन डेटर हुआ, मतलब इंक्रीज इन करंट एसेट। जब मेरा पैसा इंक्रीज हो रहा है मतलब पैसा तो आने वाला ही नहीं है, करंट एसेट इंक्रीज हुआ मतलब पैसा नहीं आता है, अमन जा रहा है आपके वहां से, तो ठीक है आप इसको लेस करो, मतलब कितना डिफरेंस है उतना लेस करने का, मतलब कितना डिफरेंस है 12 माइनस 15 करो, कितना डिफरेंस आ रहा है 3,000 ना, तो 3,000 यहाँ से लेस करो। तो हम लोग देखते हैं इसका सोल्यूशन, मैं आपको बता दी हूँ, इस तरह से है। देखो यहाँ पे बताया है इंक्रीज इन डेटर्स, जब मेरा करंट असेट इंक्रीज होगा तो आपको लेस करना है, तो यहाँ पे लोगों ने लेस किया हुआ है, 3,000 आपको लेस करना है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे देखना था। नेक्स्ट आपको बोला है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर क्या है, मेरे लिए करंट लाइबिलिटी है, आपको उसका रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो ऐड करोगे, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो लेस करना है। तो आप देख लीजिए इसका ओपनिंग कितना था, ओपनिंग 15,000 था, क्लोजिंग 8,000 हो गया, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि क्रेडिटर को आपको पेमेंट करना था तो ओपनिंग में 15,000 पेमेंट करना था, बट ईयर एंड में आपने जाके चेक किया तो 10,000 आया, मतलब आपने 5,000 पे ऑफ कर दिया होगा, पे ऑफ कर दिया होगा, मतलब 5,000 आपकी जेब से गए, 5,000 आपकी जेब से गए, मतलब ये क्या हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ। जब ये आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर यहाँ से आप माइनस करो, डिक्रीज इन, डिक्रीज हो रहा है ना, हाँ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन क्रेडिटर आपको यहाँ से माइनस करना है, ये आपका सोल्यूशन है। डिक्रीज इन क्रेडिटर, स्टार्टिंग में 15,000 था, एंड में जाके देखा तो 10,000 हो गया, मतलब 5,000 कम हो गया, मतलब आप बोल सकते हो कि 5,000 आपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया है, सो यू हैव पेड 5,000 रुपीज कैश। सो माइनस किया है, देखो मैंने यहाँ से दोनों का टोटल लेके बाहर लिखा और वो 2,69,000 में से 8,000 माइनस किया, सो यू विल गेट अ 2,00,000। फिर आपके पास दो चीजें बचती है, यू हैव रिमेनिंग विद द टू थिंग्स, दैट इज अ बिल रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो बिल रिसीवेबल का मतलब क्या है, मतलब डेटर ने पैसे दिए होंगे, देने वाला होगा, मतलब डेटर मतलब क्या, डेटर दो चीज में होता है, तो प्रॉमिसरी नोट लिख के भेजता है, दैट इज अ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल मतलब क्या, बिल पे लिख के देता है कि पैसा देने वाला हूँ मैं, इतने इतने टाइम के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, वो लिख के दिया उसने वैसा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2018 में उसने बोला था उनसे मुझे 10,000 का बिल रिसीवेबल आने वाला था, ईयर एंड में जाके देखा तो 8,000 आने वाला है, मतलब 2,000 मुझे आ गया होगा, आ गया होगा, मतलब कैश इनफ्लो हुआ, पैसा आया मेरे पास। बिल रिसीवेबल कम हो गया ना, मतलब पहले आप सोचो बिल रिसीवेबल मतलब क्या, मुझे कस्टमर से पैसा आने वाला था, पैसा आने वाला था मतलब आ गया होगा पैसा, आ गया है तो ऐड कर दीजिए, मतलब बिल रिसीवेबल में पैसा आया है तो ऐड करो। तो देखो यहाँ पे आपको वो लोग ने ऐड किया होगा, मेरा बिल रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब पेमेंट आ रहा है तो ऐड करो, ऐड करो, तो 2,000 आप ऐड कर दीजिए, कि स्टार्टिंग में आपको उतना पैसा आने वाला था और उतना आया है, वैसा आप देख सकते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब आपने जो एक्सपेंसेस के लिए पहले से पेड करके रखा है, अपने 6,000 रुपये पहले से पेड करके रखा हुआ है, ईयर एंड में जाके देखा तो आपने 4,000 पे करके रखा है, मतलब आपने 2,000 यहाँ पे क्या हुआ, 2,000 की सर्विस आपने ले ली होगी, जितना आपने पेमेंट करके रखा है ना उतने का आपने 2,000 का सर्विस ले लिया होगा, तो अभी कितना पेमेंट है रिसीवेबल, 4,000 का सर्विस लेना बाकी है, ठीक है। सी जरूरी नहीं है कि आपको पैसा ही फ्यूचर में मिलेगा, सर्विस भी आपको मिल सकती है, जैसे कि आपको बोला है प्रीपेड एक्सपेंसेस ना, आपने कोई भी एक्सपेंसेस के लिए आपने पे करके रखा है, उसका बेनिफिट आप फ्यूचर में लेने वाले हो, तो उसका बेनिफिट ले लिया कि आपने करंट ईयर में, वो आपको चेक करना है। अब 6,000 का देखो, ईयर एंड में आपको स्टार्टिंग में बताया था 2018 में, आपको क्या बोला था कि आप 6,000 का बेनिफिट लेने वाले हो, करंट एसेट आपका 6,000 है, ईयर एंड में आपने जाके चेक किया 2019 में, जैसे कि आपको बोल रहा है कि 4,000 का बेनिफिट आप लेने वाले हो, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि आपने 2,000 का बेनिफिट ले लिया, ले लिया मतलब आपके पास आया होगा, आया है तो ऐड कर दीजिए, कुछ ना कुछ तो आया होगा, 2,000 का आया है तो ऐड कर दीजिए, यहाँ पे देखो इन्होंने ऐड किया होगा। डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, 6,000 में से 2,000 हो, 4,000 हो गया, 2,000 आया तो ऐड किया है, ऐड किया तो अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो 2,61 में से 4,000 ऐड कीजिए तो आपको टोटल मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,65,000। सो ये मेरा क्या था, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था मैंने, क्या किया था, इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया था।
तो ये मेरा नेट प्रॉफिट था। स्टार्टिंग में आपको नेट प्रॉफिट लिया, नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है या कैश से रिलेटेड नहीं है वो आपको ऐड करना है, और जो इनकम आपको यहाँ से लेस करनी है, जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं होगी वो आप यहाँ से लेस कर दीजिए। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट है वो आपको पता चलेगा। उसके बाद आप क्या करोगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल देखो। तो वर्किंग कैपिटल में तो आपको लॉजिक पता है तो बहुत अच्छी बात है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अभी। अदरवाइज आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आपका करंट एसेट कम हो रहा है, करंट एसेट कम हो रहा है मतलब आपको ऐड करना है। उसके बाद आप अपोजिट लगा के उसको चेंजेस कर सकते हो, या तो मैंने आपको लॉजिक बताया तो वो भी आप एक्सप्लेन से बता दिया मैंने आपको, वो भी आप समझ सकते हो। तो ये हमारा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब आपको फाइनेंस कहाँ से आ सकता है, आपको फाइनेंस मतलब कहाँ से आ सकता है, ये कौन सोचेगा, ऐसा कहाँ से आ रहा है, वो कंपनी सोचेगी। फाइनेंसिंग मतलब कंपनी से रिलेटेड। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या, कंपनी से रिलेटेड। आपकी कंपनी में से पैसे कैसे आएंगे वो आपको सोचना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कंपनी में पैसे कैसे आएंगे। कंपनी का जब टॉपिक पढ़ा था तभी भी मैंने आपको बताया था कि जब कंपनी को रिक्वायर्ड होता है कोई भी चीज का, पैसे का रिक्वायर्ड है, तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है। दे कैन इशू एवरीथिंग, दे मतलब वॉट एवर दे कैन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इवेंट आप बोल सकते हो। दैट इज वो कंपनी आप जो लेके बैठे हो जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड इक्विटीज के रिलेटेड है। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज से रिलेटेड है वो नॉर्मली कंपनी से रिलेटेड ही होता है। सो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बताया, फॉर एग्जाम्पल कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। मतलब अगर आपने कोई शेयर्स या फिर सिक्योरिटी इशू किया होगा तो आपको कैश प्रोसीड होगा, बिजनेस में प्रोसीड होगा मतलब कैश रिसिप होगा। उसके बाद कैश प्रोसीड कहाँ से हो सकता है, अगर आपने लोन लिया रहेगा या फिर कहाँ से आपने बोरो किया रहेगा तो पैसा आ सकता है। तो कैसे कहाँ से पैसा आता है वो आपको मैं बता रही हूँ। तो ये सब चीज़ें से अगर आपको पैसा आ रहा है तो आप ऐड करो, पैसा आ रहा है करके। अगर पैसा जा रहा है, पैसा जाएगा कैसे, अगर किसी ने तुम्हारे से इशू लिया, तुमने इशू किया है किसी को शेयर, तो वो शेयर इशू करने से तुमको उसको बाद में इंटरेस्ट होगा, डिविडेंड होगा, वो सब टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ता है। तो शेयर इशू करोगे तो पैसा आएगा, लेकिन वो जो आपने शेयर इशू किया है उसके ऊपर जब आप डिविडेंड या इंटरेस्ट पे करोगे तो आपकी इधर से पेमेंट जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो पैसा आएगा। लोन पे अगर आपने पेमेंट दे दिया है तो वो लोन पे रीपेमेंट अगर आप कर रहे हो तो पैसा जाएगा आपके पास। सो ये जो मेरा था ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी था, ये रिलेटेड टू मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। इसमें कुछ डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड ऐसा कुछ भी नहीं होता है, नॉर्मल फॉर्मेट है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे। देखो आपके सामने एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आपको नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हो रहा है वो आप फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे आपको 2 ईयर दिया हुआ है वो आप देख सकते हो, जैसे कि 2007 दिया हुआ है, 2008 दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा ईयर में आगे पीछे हुआ है, तो आपको यहाँ पे समझना है। देखते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये इसका सोल्यूशन है, और जस्ट देखते हैं इसका क्या है कैश फ्लो। तो इसमें डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड कुछ भी नहीं है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्मेट है। इसमें क्या होगा, पैसा जहाँ जहाँ से आपको आ रहा होगा आप ऐड कर दीजिए, जहाँ से पैसा जा रहा होगा आपको लेस कर देना है, बट रिलेटेड टू योर इससे होना चाहिए। ठीक है, जरा देखते हैं इसका सम कैसा है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिया हुआ है, मतलब कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। फिर 12% डिबेंचर्स दिया हुआ है जो आपके बिजनेस में होता है। सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर 18,000। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। मतलब ये सब चीज़ें क्या है, आपको नॉर्मल चीज़ें आपको यहाँ पे बताई हुई है। आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करना है यहाँ पे। सो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका स्टार्टिंग में 4 लाख रुपीज था, ईयर एंड में आपने जाके देखा तो 5 लाख हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 1 लाख रुपए बढ़ गया, डिफरेंस आपको चेक करना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है। दैट इज ओपनिंग मेरा 4 लाख था, क्लोजिंग 5 लाख हो गया है, तो मेरा 1 लाख रुपए बढ़ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ता कब है, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगा तब जब आप शेयर इशू करोगे। तो यहाँ पे मेरा इशू ऑफ शेयर हुआ है, दैट इज 1 लाख का। उसके बाद 12% डिबेंचर है। 12% डिबेंचर में क्या होगा, ओपनिंग आपके पास 1,50,000 है,
तो 1,50,000 आपका ओपनिंग है, क्लोजिंग 1,00,000 हो गया है, मतलब डिक्रीज हुआ है 50,000 से। तो 50,000 का जो डिक्रीज हुआ है उसको आप बोल सकते हो रिडम्पशन। मतलब फॉर एग्जांपल से कंपनी में क्या होता है, लोग शेयर्स तो खरीद लेते हैं या डिबेंचर खरीद तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी किसी को वापस भी देना पड़ सकता है। तो मैंने इशू किया है तो कोई कोई रिडीम भी कर सकता है। जैसे हम लोग पॉइंट्स कैसे रिडीम करते हैं, जैसे कोई ना कोई डिबेंचर या फिर शेयर्स रिडीम भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। 1,50,000 ओपनिंग था, उसमें से 1,00,000 क्लोजिंग है, तो दोनों माइनस करो आप, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 50,000 से कम हो गया है। मतलब जहाँ पे लोग मेरे 1,50,000 रुपए के डिबेंचर्स लेते थे, अभी मेरे पास सिर्फ 1,00,000 का डिबेंचर लिया है। मतलब 50,000 लोगों ने अपना शेयर्स वापस ले लिया, मतलब मेरे को वो लोग को 50,000 रुपए कैश पे करना पड़ा होगा, मतलब मेरे यहाँ से गया पैसा। जब रिडम्पशन होता है तो पैसा आपके जेब से जाता है, और जब आप शेयर इशू करोगे तो पैसा आपके पास आता है, तो आपको ऐड करना होता है। पर आप देखोगे यहाँ पे जो आपने शेयर इशू किया है 1,00,000 रुपीज का, वो भी आपने प्रीमियम पे इशू किया है। क्या किया है आपने, प्रीमियम पे इशू किया है। तो उसका देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम आपको थर्ड वाले में बताया है, सिक्योरिटी प्रीमियम। ये स्टार्टिंग में आपका प्रीमियम था 40,000, ईयर एंड में आपने जाके देखा तो 50,000 हो गया, मतलब 10,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम भी है। ये आपको पैसा आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीज से पैसा आ रहा है, दो चीज से में पैसा जा रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 रुपये बढ़ गया, मतलब इशू ऑफ शेयर्स हुआ है, इशू ऑफ शेयर्स ऐड करो 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 आपको ऐड करना है। उसमें क्या करोगे, 12% डिबेंचर है, 50,000 माइनस करना है, दैट इज अ रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। मतलब 1,00,000 में से 50,000 माइनस होगा, दैट इज अ रिडम्पशन ऑफ शेयर्स है। उसके बाद बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम स्टार्टिंग में 40,000 था, ईयर एंड में आपने जाके देखा तो 50,000 हो गया, मतलब आपने जो इशू ऑफ शेयर्स किया था वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया था। आप लिख सकते हो शेयर इशू ऑफ शेयर्स विद द प्रीमियम। 10,000 आप वो अलग से भी बता सकते हो। समटाइम्स क्या होता है, कंपनी दोनों में ऐड ऑन कर लेती है कि 1,00,000 का शेयर 10,000 का प्रीमियम, तो 1,10,000 ऐड कर देगी डायरेक्टली। तो आप चाहिए तो डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, बट बाद में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में बोला है कि आपने कंपनी में डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट आपने पे किया है 18,000 रुपीज, तो आपने पे किया है, तो आपके यहाँ से पेमेंट जाएगा, तो आप माइनस कर दो। समझ में आया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन आपको दिख सकता है, ये आपके सामने इसका सोल्यूशन है ये। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला, देखो ये लोग ने इंक्लूडिंग करके बताया, तो 1,10,000 ये लोग ने डायरेक्टली बता दिया। मतलब शेयर इशू ऑफ शेयर्स कितना था, 1,00,000 था, मतलब ओपनिंग मेरा 4,00,000 था, क्लोजिंग 5,00,000 था, मतलब 1,00,000 रुपीज इंक्रीज हो गया है। विद प्रीमियम बोला है तो 10,000 प्रीमियम भी चला गया, तो ये लोग ने साथ में लिखा है 1,10,000। उसमें से इंटरेस्ट पेड किया जो एडजस्टमेंट में मैंने बताया था आपको 18,000, वो माइनस करो। फिर कैश रीपेमेंट फॉर डिवेंचर ये लोग ने लिखा है, यहाँ पे वर्डिंग्स ये लोग ने ये लिखा है कि कैश रीपेमेंट फॉर डिवेंचर है। आप इसकी जगह पे रीपेमेंट भी ये भी लिख सकते हो, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी लिख सकते हो, बिकॉज मार्केट में लोग रिडम्पशन ही बोलते हैं। डिवेंचर रिडीम हुआ, आपने पॉइंट्स कैसे रिडीम करते हो वैसे शेयर रिडीम कर सकते हो, आप ये सब भी रिडीम कर सकते हो। तो नाम तो आप दे सकते हो कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, दैट इज ऑफ 50,000। समझा आप लोगों को ये पॉइंट? तो ये फाइनेंसिंग यस मैम। एक्टिविटी हुआ तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब पैसा आ रहा है तो ऐड कीजिए, जा रहा है तो लेस कीजिए, तो आपको नेट फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना मिला, 42,000 आपको मिल गया है। तो आपको इस तरह से सॉल्व करना था। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे आपको बोला है दिस आर द रिक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडिंग इन कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब आप सोचो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो किस चीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आपको क्या लगता है, अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है आप किस चीज में इन्वेस्ट करो? नॉर्मली आप दो चीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या तो आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपने फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप सही देख सकते हो, अगर आपने परचेस किया है या सेल्स किया है, बिकॉज अगर आपने एसेट परचेस किया होगा तो पैसा जाएगा तो लेस करना पड़ेगा, अगर आपने बेचा है तो पैसा आएगा तो ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में आपको यही सोचना है, परचेस किया या सेल्स किया। परचेस करोगे तो पैसा जाएगा, मतलब इन्वेस्टमेंट किया होगा आपने किधर, आपने किधर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट बेचा होगा तो पैसा आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल बताया है कि कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपने परचेज किया है फिक्स एसेट का तो पैसा जाएगा, तो आपको कैश पेमेंट करके बताना पड़ेगा, नेगेटिव डालना पड़ेगा। अगर आपने वही एसेट बेच दिया होगा, सेल ऑफ फिक्स एसेट है, तो कैश रिसीव होगा, आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको बोला है कैश एडवांसेस एंड लोन गिवन, मतलब अगर आपने किसी को एडवांस लिया है
किसी से आप एडवांस ले सकते हो, किसी को एडवांस दे सकते हो, डिपेंड्स। किसी को लोन दे सकते हो आप। तो अगर आपने दिया है, लिया है, ऐसा कुछ किया रहेगा तो आप सोचो, पैसा दिया है तो आपके इधर से गया है तो माइनस करो। लोन आपने किसी से लिया है इन्वेस्ट करने के लिए, समटाइम्स क्या होता है पैसे नहीं होते हमारे पास, बट फिक्स एसेट रिक्वायर्ड होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फिक्स एसेट लेने के लिए लोन ले लेते हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए लिया है तो इन्वेस्टिंग में के लिए लिया है, तो पैसा आएगा, लोन लिया है या फिर एडवांस लिया है किसी से, डिपेंड्स। तो इस तरह से आपको पैसा आ सकता है या जा सकता है। इसका भी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से करते हैं इसको, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल 1 आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे आपको ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट बोला है प्लांट एंड मशीनरी। आपके पास स्टार्टिंग में प्लांट एंड मशीनरी कितना था 2007 में, 8,50,000 था। 2008 में कितना हो गया, 10 लाख हो गया। मतलब प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गया। प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगा कभी, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगा कभी जब आप परचेस करोगे। तो आपने यहाँ पे परचेस किया है, आपको ये सोचना है कि 1.5 लाख का आपने परचेस किया है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आपको बताया है कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग में 40,000 था, स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट 40,000 था, ईयर एंड में आपने जाके देखा तो 1 लाख हो गया। मतलब आप बोल सकते हो कि करंट ईयर में आपने 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 60,000 ना। तो इन्वेस्टमेंट आपने दोनों के बीच में 60,000 का इन्वेस्टमेंट किया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला है लैंड एट कॉस्ट। अगर आप देखोगे 2 लाख रुपीज का स्टार्टिंग में लैंड था आपके पास और 2008 में 1 लाख हो गया है। तो आप इसको अगर अभी ये क्या हुआ है, कम हुआ है। सी ये प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ रहा था तो मैंने इसको डायरेक्टली सेल्स, मैंने आपको उसको डायरेक्टली परचेस बताया कि एसेट बढ़ेगा कभी जब आप परचेस करोगे। कम हुआ रहेगा तो आपको सोचना पड़ेगा, बिकॉज कम होने का 2 रीजन हो सकता है, या तो वो सेल्स हो सकता है या तो वो डेप्रिसिएशन हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था तो मैंने डायरेक्टली इसको परचेस का नाम दिया। बट एट द टाइम ऑफ लैंड आपको बोला है कि ओपनिंग 2 लाख था, क्लोजिंग 1 लाख हो गया है। तो 1 लाख का डिफरेंस आया, मतलब 1 लाख कम हुआ। ये 1 लाख को कम हुआ है तो आप इसको डिप्रिसिएशन या फिर सेल्स दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हो। तो मैं कौन सा नाम दूँ उसको, सी आप इसको डिप्रिसिएशन का नाम तो नहीं दे सकते हो। क्यों, क्योंकि लैंड कभी भी डिप्रिशिएट नहीं होता है, उसका वैल्यू हमेशा एप्रिशिएट ही होता है। याद रखना, लैंड का हमेशा वैल्यू बढ़ेगा ही। ये जो हुआ है आप इसको सेल्स बता सकते हो। क्या बता सकते हो, आपने 1 लाख रुपीज का सेल्स किया है, इसको डिप्रिसिएशन कभी भी मत बताना। अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी होता और वो कम हुआ होता तो उसको मैं सबसे पहले डिप्रिसिएशन का नाम देती, सेल्स नहीं बोलती उसको मैं, क्योंकि सेल्स होगा तो आप मुझे बताइए सेल्स किया है आपने। समझ में आया। बाकी लैंड छोड़ के बाकी कोई भी एसेट रहेगा ना तो उसका डिप्रिसिएशन लेने का पहले, सेल्स बाद में लेने का। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपको क्या बताया है। आपको यहाँ पे बोला है कि एडजस्टमेंट दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 50,000। याद रखना कि अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी का दो दो मतलब 2 एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एक एडजस्टमेंट रहेगा ना तो चल जाता है। अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी का 2 एडजस्टमेंट है तो इट्स कंपल्सरी टू मेक अ लेजर ओवर हियर। आपको लेजर बनाना कंपलसरी है। सो अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट डेप्रिसिएशन बोला है, मतलब फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला है कि डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी। आपको क्या बोला है, डेप्रिसिएशन आपने जो चार्ज किया है वो प्लांट एंड मशीनरी में आपको चार्ज करना है। कितना, 50,000। मतलब ये मेरा फर्स्ट एडजस्टमेंट हुआ। एडजस्टमेंट का आपको 2 इफेक्ट देना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट जाता है। अभी मैंने आपको बोला लेजर बना रहे हैं हम लोग, तो आप लेजर में जाइए। लेजर में जाने के बाद आपको वहां पे बताना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी है। और डिप्रिसिएशन आप कहाँ पे लोगे, मेरा नॉन कैश एक्सपेंसेस है, फिर भी आपने पीएनएल में लिया होगा, आप आगे आके ऐड कर दीजिए। 2 इफेक्ट आपको देना है। ठीक है, इसका सॉल्व कैसे करते हो हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी बोला है विद द बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 वॉज सोल्ड फॉर 40,000। देखो ये भी एडजस्टमेंट है। ये क्या बोल रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी आपने सोल्ड भी किया है। मतलब आपको एक तो 8,50,000 ओपनिंग बताया है, 10 लाख क्लोजिंग बताया है, उसमें से भी आपको बताया है, उसमें बाइफिकेशन दिया है कि डिप्रिसिएशन 50,000 है एंड प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू 60,000 था। आपने सोल्ड किया है वो 40,000 में सोल्ड किया है आपने।
तो आपने प्लांट एंड मशीनरी, आपका वैल्यू, बुक वैल्यू कितना था, 60,000 था, और आपने इसको सोल्ड कर दिया 40,000 में। मतलब आप सोच सकते हो कि 60,000 की चीज़ आपने 40,000 में बेची है, फायदा हुआ या नुकसान? 60,000 की चीज़ 40,000 में बेच रहे हो, तो यहाँ पे आपको नुकसान हो गया, मतलब लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आप बोल सकते हो। यहाँ पे 20,000 का ये नुकसान हो गया, बेचा कितने में, 40,000 में, आपको 40,000 का पैसा भी आएगा। मतलब यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें बतानी पड़ेगी कि बेच रहे हो तो पैसा भी आएगा और लॉस भी हुआ है, तो लॉस हुआ है तो आपको पीएनएल में इफेक्ट भी बताना पड़ेगा। अभी जस्ट फिलहाल हम लोग एडजस्टमेंट रीड आउट कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। उसके बाद बोला लैंड वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000। देखो यहाँ पे आपको बताया है थर्ड एडजस्टमेंट, आपने लैंड बेचा है वो प्रॉफिट के साथ बेचा है 60,000। मतलब अगर हम लोग का ऊपर लैंड कितना दिया हुआ था, देखो ऊपर ओपनिंग मेरा 2 लाख रुपीज था, क्लोजिंग 1 लाख हो गया। मतलब यहाँ पे आपने लैंड कितने रुपए का बेचा, आपने 1 लाख रुपीज का लैंड बेचा है, पर एडजस्टमेंट बोल रहा है कि आपने 60,000 की प्रॉफिट के साथ बेचा है। आपने 60,000 के प्रॉफिट के साथ बेचा है, इसका मतलब क्या है, मतलब 1 लाख रुपए में बेचा हुआ वो और 60,000 का प्रॉफिट, मतलब टोटल आपने 1,60,000 में सोल्ड किया है। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लैंड आपने बेचा 1 लाख में है, पर इसका प्रॉफिट 60,000 के साथ बेचा है। मतलब कोई भी चीज 1 लाख की थी, उसको आपने 60,000 प्रॉफिट उस पर अर्न करके बेचा है, मतलब टोटल आपने उसको 1,60,000 पे बेचा है। तो पैसा कितना आएगा, पैसा 1,60,000 आएगा, जितना में बेचोगे उतना पैसा आएगा। नो इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको इन्वेस्टमेंट कुछ भी बेचा नहीं है ऐसा बोल दिया है। तो मालूम पड़ेगा ना, 40,000 का था 1 लाख हो गया, मतलब आपने परचेज ही किया है, सोल्ड किया नहीं है। तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है आपके सामने। सॉल्व तो इतना ही करना है, देखो पेमेंट कितना आया गया उतना छोटे इन्फॉर्मेशन में बता देना आपको 4-5 लाइन में, लेकिन उसका वर्किंग नोट भी बताना कंपलसरी है। दो एडजस्टमेंट होगा तो आपको सॉल्व करके बताना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी का। लेजर अकाउंट आप लोगों को आता ही होगा, आपने बीए में पढ़ा ही होगा, ये एडवांस अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो बीए में आपने देखा होगा कि लेजर किस तरह से बनाना। सो डेबिट साइड आपको यहाँ पे पता है, मेरा ये प्लांट एंड मशीनरी जो है वो मेरा एसेट है, एंड एसेट अकाउंट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट साइड। यस, इसका जो ओपनिंग होगा वो डेबिट साइड में आएगा। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,50,000 यहाँ पे आपको बताया है। मैंने आपको बताया था इसका ओपनिंग 2007 में ओपनिंग कितना था, 8,50,000, एंड क्लोजिंग कितना है, 10 लाख था। तो देखो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपनिंग आपको यहाँ पे 8,50,000 बताया हुआ है, एंड क्लोजिंग यहाँ पे आपको 10 लाख बताया है, वो आपको यहाँ पे बता दिया है बैलेंस कैरिड डाउन करके। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुए आपको सॉल्व करने हैं। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे बताया कि आपने सोल्ड किया है, सोल्ड किया है तो आप पैसा आएगा, आपको सोल्ड किया है तो पैसा आएगा। पैसा कितना आएगा, 60,000 की चीज 40,000 में बेची है, बोला है आपको, क्या बोला है, 60,000 की चीज आपको। सेकंड एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ ₹60,000 was sold for 40,000, मतलब 60,000 की चीज 40,000 में बेची, तो पैसा कितना आएगा हाथ में, तो 40,000 लॉस हुआ आएगा। ना। हाँ लॉस हुआ ना, बट 40,000 तो आ रहा है ना आपको, तो 40,000 आ रहा है, हाँ बैंक अकाउंट में बता दीजिए 40,000 आ रहा है करके, ठीक है। और 40 का सेकंड इफेक्ट भी आपको देना पड़ेगा। इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, पैसा आ रहा है ना, पैसा आ रहा है तो इधर बता दीजिए, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऊपर सेकंड वाला, ऊपर बॉक्स में सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड लाइन में आपको बताया है कि कैश रिसीव हो रहा है मुझे 40,000 का। समझ में आया? फिर आप बोलोगे 60,000 की चीज 40,000 में बेची है, 20 का नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो देखो यहाँ पे बताओ, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,000 यहाँ से आप दे दो। इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे ऊपर, इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में लेना पड़ेगा आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वहां पे बताना पड़ेगा आपको। अगर आपने बताया होगा तो नॉर्मली ये रहा लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, नॉर्मल आएगा। वो पीएनएल में क्रेडिट साइड में आता है ना नॉर्मल। हाँ ये नहीं लॉस हुआ है ना, डेबिट साइड पे आएगा, लॉस मतलब एक्सपेंसेस हुआ आपको, नॉमिनल अकाउंट का रूल याद करो, हाँ एक्सपेंस राइट। तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। वैसे भी आपने आप देख सकते हो कि प्लांट एंड मशीनरी को आपने क्रेडिट किया है, तो पीएनएल को डेबिट ही करना पड़ेगा। आपने ये बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट बोला था, डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया है 50,000, 50,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो यहाँ से माइनस कर दो क्योंकि वैल्यू उसका कम हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है। तो कम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डेबिट में से माइनस करो या तो अपोजिट इफेक्ट दो। तो हम लोग ने अपोजिट इफेक्ट देके उसको डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया है, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करके माइनस करे, देखो 50,000 यहाँ पे हमने लिया। तो अभी आप क्या करोगे, टोटल लो। इसी नॉर्मली क्या होता है, लेजर जब आप क्लोज करोगे तो आपको यहाँ पे ये डाउट आना चाहिए था
क्या डाउट आना चाहिए था कि हम लोग क्या करते हैं, डेबिट साइड का टोटल लेते हैं, डेबिट साइड का टोटल हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, फिर बैलेंसिंग फिगर नाम आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये नॉर्मल हम लोग लेजर क्लोज इस तरह से करते हैं, लेकिन ये सब में क्या हो रहा है, आपको कैश फ्लो में हमेशा ऐसी तरह से होगा। आपको क्या होगा, ओपनिंग दिया होगा, क्लोजिंग दिया होगा, आपको बैलेंसिंग फिगर जो साइड पे आएगा उसको आपको नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो टोटल कौन सा बड़ा है, तो टोटल क्रेडिट साइड का बड़ा है, आपको वो डेबिट साइड पे लेके जाना है। और यहाँ पे डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो अगर डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रहा है उसको आपको नाम देना है परचेज। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड पे बैलेंस आ रहा है, मतलब आपका वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है। जब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कब बढ़ेगा, जब आप परचेस करोगे। समझ में आया? तो हम लोग ने यहाँ पे नेट इफेक्ट देख के उसको बताया। मतलब आपको इस तरह से आपको लेजर बनाना पड़ेगा। किस तरह से? मतलब ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आता है। अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी या फिर कोई भी ऐसे परचेस किया है तो आपको डेबिट साइड पे लिखना पड़ेगा, या तो आप बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हो। क्रेडिट साइड पे 3 चीजें आती है, एक तो लॉस हुआ है वो आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, या फिर आपने सेल्स किया होगा तो आपको बैंक अकाउंट करके बताना पड़ेगा। ये 3 चीजें यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आती है, और 2 चीजें यहाँ पे सॉरी हाँ 3 चीजें क्रेडिट साइड पे आती है, 2 चीजें डेबिट साइड पे आती है। डेबिट साइड पे क्या क्या आएगा, एक तो बैंक अकाउंट आएगा, परचेज बैलेंसिंग फिगर, और सेकंड चीज अगर आपने बेचा होगा और आपको प्रॉफिट हुआ रहा है, मतलब अगर आपको यहाँ पे बोला होता, ये सेकंड एडजस्टमेंट में बोला होता कि प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू ₹60,000 सोल्ड फॉर 80,000, मतलब यहाँ पे आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ होता। तो प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको क्रेडिट करते हैं। बट अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। मतलब डेबिट साइड में यहाँ पे 2 चीजें आती है। क्या क्या आती है 2 चीजें? एक तो परचेज का अमाउंट आएगा, अगर आपने प्रॉफिट में बेचा होगा तो वो आएगा। ये सब में लॉस था, इसके लिए हमने इसको क्रेडिट किया। समझ में आया है किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो यहाँ पे आपको नेट इफेक्ट क्या देना है, अभी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताना है आपको। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना हुआ, तो आपको ये हुआ। यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ से मिला, परचेज आपने किया ना 2,60,000 का, जो आपको प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंसिंग फिगर मिला 2,60,000, दैट मीन्स आपने 2,60,000 का परचेज किया है। जब अगर आपने 2,60,000 का परचेज किया है तो अब यहाँ पे बता दीजिए, परचेज करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? परचेस किया है तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो उसको नेगेटिव में बताओ यहाँ पे कि पैसा जा रहा है। नेगेटिव में डाला मतलब वो माइनस कर रहे हो आप, पॉजिटिव है मतलब पैसा आ रहा है। तो ये टेक 2,60,000 आपका परचेस था, फिर पीएनएल ये प्रॉफिट एंड ये प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट साइड पे अगर आप देखोगे तो आपको 40,000 का रिसिप्ट भी हो रहा है, सेल्स किया है आपने। नॉर्मली जहाँ पे आपने बैंक अकाउंट लिखा है ना, ब्रैकेट में सेल्स लिखना होता है, ठीक है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे डेबिट साइड पे परचेज लिखा है ना, परचेज बैलेंसिंग फिगर, वैसे ही यहाँ पे बैंक अकाउंट में ब्रैकेट में सेल्स आता है, तो आपको वहाँ पे सेल्स बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो 2,60,000 आपको ब्रैकेट में डाला है, नोट 1 से मिला, उसमें हम लोग ने 40,000 ऐड किया बिकॉज मुझे पैसा आ रहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे और क्या करना था, ऊपर से ऊपर के 2 इफेक्ट दे दो, ये इन्वेस्टमेंट वाला लैंड एंड मशीनरी सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट देखो, इन्वेस्टमेंट क्या बोला है, ओपनिंग 40,000 था, क्लोजिंग 1,00,000 हो गया, मतलब यहाँ पे आपने 60,000 का और इन्वेस्टमेंट किया, मतलब इन्वेस्टमेंट किया आपने 60,000 का, तो परचेज बोल सकते हो आप। तो इन्वेस्टमेंट का पेमेंट किया आपने, एक्वायर्ड एसेट 60,000, परचेज करोगे अगर कोई भी एसेट तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नेगेटिव बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला है लैंड एट कॉस्ट। लैंड मतलब ओपनिंग 2,00,000 था, क्लोजिंग 1,00,000 हो गया, मतलब मेरा 1,00,000 कम हो गया। कम कभी होता है लैंड, हमेशा याद रखना कम तभी होगा जब आप सेल करोगे, डिप्रिसिएशन नहीं होता है, इसका एप्रिसिएशन होता है, हमेशा वैल्यू बढ़ती है, बट ये टाइम पे इसका वैल्यू कम हुआ है, मतलब इसको बोलते हैं सेल्स। नॉर्मली अगर यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो मैं 1,00,000 रुपए का सेल्स बता दी, पर यहाँ पे थर्ड एडजस्टमेंट बोला है कि 1,00,000 रुपए के सेल्स के साथ आपने 60,000 का प्रॉफिट भी अर्न किया, मतलब टोटल प्रॉफिट पैसा कितना आएगा, आपने 1,00,000 की चीज 1,60,000 में बेची तो पैसा कितना आएगा, 1,60,000 ही पैसा आएगा। तो आपको यहाँ पे देखो करना है कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ लैंड 1,00,000 प्लस 60,000 का प्रॉफिट, तो आपको टोटल अमाउंट आएगा 1,60,000। तो भी आप देखोगे ना, कैश फ्लो जो हो रहा है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से 1,20,000 आपको नेगेटिव आ रहा है, मतलब पैसा जा रहा है आपका, आउटफ्लो हो रहा है यहाँ पे 1,20,000 आ रहा है। समझ में आया आप लोगों को? एवरीवन क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे करते हैं? यस मैम। तीनों एक्टिविटी समझो आपको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ध्यान ये
ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब रिलेटेड टू योर बिजनेस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब रिलेटेड टू द कंपनी, एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब आपको सोचना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट किस चीज में करेगा, या तो वो फिक्स एसेट में करेगा या तो शेयर्स में करेगा। बट अगर उसने इन्वेस्टमेंट परचेस किया है या एक्वायर किया है तो पैसा जाएगा तो वो आउटफ्लो होगा उसको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये सोचना है। क्लियर हुआ आप लोगों को ये सब चीजें? Yes, ma'am. So we'll continue in the next lecture with the